इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं चारुल कौशिक। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। चलिए करते हैं आज की बुलेटिन की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केरलम के तिरुवल्ला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने केरलम की एलडीएफ सरकार को और कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने एलडीएफ और यूडीएफ पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का नाटक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से बीजेपी और एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील की और कहा कि राज्य में बीते 50 सालों में जो विकास नहीं हुआ है वो 5 साल में करके देंगे और विकसित केरल का सपना साकार करेंगे। केरलम के तिरुवल्ला में पीएम मोदी की हुंकार, एलडीएफ और यूडीएफ पर किया करारा प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केरलम के तिरुवल्ला में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने केरलम की एलडीएफ सरकार और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने एलडीएफ और यूडीएफ पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केरलम के लोगों के बुनियादी मुद्दों के लिए अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो वो बीजेपी और एनडीए है। आपने ये भी देखा है कि इस चुनाव में एलडीएफ और यूडीएफ दोनों मिलकर सिर्फ बीजेपी को गालियां दे रही है। उनके निशाने पर सिर्फ बीजेपी है। इसकी एक वजह और भी है जो आपको जरूर जानना चाहिए, नोट करना चाहिए। दरअसल एलडीएफ और यूडीएफ की सीक्रेट पार्टनरशिप इतनी पक्की है कि एक दूसरे पर आरोप लगाने से बच रहे हैं और इसलिए और असल में ये दोनों एक ही सिक्के की दो साइड है। इनकी ये दुश्मनी है ना, वो नकली है, WWF है। एलडीएफ और यूडीएफ की दोस्ती एवरग्रीन है। जब भी दिल्ली में सरकार बनती है साथ होते हैं, बगल में तमिलनाडु में साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने लेफ्ट और कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए केरलम में कट्टरपंथी ताकतों को आगे बढ़ाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने सबरीमाला का मुद्दा भी उठाया और कहा कि केरलम में एनडीए सरकार बनने के बाद इन्हें सजा मिलेगी और लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेफ्ट और कांग्रेस का भ्रष्टाचार हो या उनका तुष्टीकरण, इसका सीधा हमला केरलम की संस्कृति और आस्था पर हो रहा है। पहले इन लोगों ने सबरीमला तीर्थ को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र रचे थे और अब सबरीमला इनकी लूट और चोरी के निशाने पर भी आ गया है। लेफ्ट वाले तो हमेशा से हिंदू आस्था पर हमले के लिए जाने जाते हैं। इसलिए एलडीएफ सरकार मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंप रही है और जो कांग्रेस हमेशा मंदिर से जुड़े विषयों को अछूत मानती थी, वो आज हिंदुओं की हितैषी बनने का नाटक कर रही है, दिखावा कर रही है, लोगों को गुम कर रही है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, एनडीए सरकार बनने के बाद एलडीएफ, यूडीएफ को उनके अपराध की सजा मिलकर रहेगी और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट को खाड़ी देशों में रहने वाले लोगों की कोई चिंता नहीं है, इसलिए वो गल्फ कंट्रीज को उकसाने वाले बयान दे रहे हैं और वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को संकट में डाल रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि वेस्ट एशिया के देश भारत को अपना दुश्मन समझ ले। हम यहां कोई ऐसी गलती कर दे, कुछ ऐसा बयान कर दे और गल्फ कंट्री से भारतीयों को वहां से बाहर निकलने के लिए मुसीबत आ जाए। इसलिए कांग्रेस गल्फ कंट्रीज को नाराज करने वाले बयान दे रही है। कांग्रेस चाहती है
कि पैनिक फैले और उसे मोदी को गाली देने का मौका मिल जाए। अरे कांग्रेस के लोगों, एलडीएफ के लोगों, यूडीएफ के लोगों, अरे राजनीति अपनी जगह पे है। अरे चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन मेरे केरलम के लाखों भाई बहन वहां है। मेरे लिए उनकी सुरक्षा ये सबसे बड़ा काम है और मैं इसके लिए कमिटेड हूं। पीएम मोदी ने कहा कि केरलम के लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। 4 मई को दशकों पुराने कुशासन का अंत होगा और केरलम में पहली बार बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी। 9 अप्रैल को वोटिंग और 4 मई को दशकों के कुशासन का अंत की घोषणा अब ये पक्का हो चुका है। एलडीएफ सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केरलम में पहली बार बीजेपी और एनडीए की सरकार आने वाली है। अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से बीजेपी और एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील की और कहा कि राज्य में बीते 50 सालों में जो विकास नहीं हुआ है वो 5 साल में हम करके देंगे और विकसित केरलम का सपना साकार करेंगे। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा घुसपैठ और दंगा कराने का काम किया, लेकिन बीजेपी ऐसा करने वालों को निकाल बाहर करती है। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति पर चलकर असमिया पहचान को खत्म करने की कोशिश की और असम के नागरिकों बहनों के हक पर घुसपैठियों के जरिए डकैती डलवाई। सीएम योगी ने इस बयान पर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष सीएम योगी पर निशाना साध रहा है। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा घुसपैठ और दंगा कराने का काम किया, लेकिन बीजेपी ऐसा करने वालों को निकाल बाहर करती है। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति पर चलकर असमिया पहचान को खत्म करने की कोशिश की और असम के नागरिकों और बहनों के हक पर घुसपैठियों के जरिए डकैती डलवाई। सीएम योगी के इस बयान पर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम घुसपैठ पर तो होगा नहीं। ये कंपटीशन में किनके साथ? जिनके साथ कंपटीशन है वो घुसपैठ बहुत बोलते हैं। तो इनको लगा कहीं मैं पिछड़ ना जाऊं तो मैं भी घुसपैठ बोलूं। रोजगार इन दोनों में से किसी की जुबान से नहीं निकलता। भूखमरी दोनों की जुबान से नहीं निकलती। गैस के संकट पे दोनों में से कोई नहीं बोल रहे हैं। तो शब्द वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड है। अरे अगर एक भी घुसपैठिया है ना 10-12 साल से तो आप हो, कहो ना कि इसका मतलब आप इशारा कर रहे हैं कि फलाना आदमी घुसपैठ रोकने में नाकामयाब रहा है और हम जानते हैं किनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं। जबकि एनडीए के नेता सीएम योगी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। यह गलत कहा है। असम हो, पूर्वोत्तर के जितने राज्य हों, दिल्ली हो, हर जगह कांग्रेसी ने ही घुसपैठिया करवाया है। बांग्लादेशी को संरक्षण देके उनको वोटर आई कार्ड बनवा के अपना एक वोट बैंक तैयार करती थी कांग्रेस। और अब ये इकोसिस्टम टूट रहा है तो छटपट 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 मच रहा है, छटपटाहट। योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि घुसपैठ भारत को अस्थिर करते हैं और जो घुसपैठ हैं उनको बाहर निकालना ये हमारा फर्ज बनता है। जो लोग शरण देते हैं घुसपैठ को सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति की वजह से, अब वक्त आ गया है कि ये आधार पे समझ लें कि कौन है भारतीय नागरिक और कौन है वो नागरिक जो आ रहे हैं भारत में भारत को अस्थिर करने के लिए। असम में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए इस समय प्रचार कर रहे हैं और इसी की वजह से शुक्रवार को सीएम योगी की असम में एक बड़ी रैली भी हुई थी, जहां उन्होंने कांग्रेस और एआईयूडीएफ पर कई हमले किए थे और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट भी मांगे थे। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी का बयान सुर्खियों में है।
इमाम उमर अहमद इलियासी ने श्रीनगर में कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में एक बड़ा बदलाव आया है। अब यहाँ पत्थरबाजी की जगह शिक्षा और विकास पर ध्यान दिया जा रहा है और बच्चों के हाथों में पत्थरों की जगह कलम है। अब इस बयान पर बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी का बयान सुर्खियों में है। इमाम उमर अहमद इलियासी ने श्रीनगर में कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में एक बड़ा बदलाव आया है। अब यहाँ पत्थरबाजी की जगह शिक्षा और विकास पर ध्यान दिया जा रहा है और बच्चों के हाथों में पत्थरों की जगह कलम है। आप कश्मीर को देख रहे हैं, आज कश्मीर कितनी तरक्की पर जा रहा है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जिस तरह से तरक्की हो रही है, लोगों में खुशहाली आ रही है। जो बच्चे पत्थर फेंकते थे, आज उनके हाथ में कलम है, तरक्की की निशानी है। तो मैं इस बात के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से आज का जो कश्मीर है, चूंकि कश्मीर भारत का ताज है और इस ताज को उन्होंने ताज की तरह बनाया है। अब इमाम उमर अहमद इलियासी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस कह रही है कि ये सब बयान सरकार दिलवाती है। वो तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, वो तो 2014 के पहले ही कह रहे थे। और जब ऑपरेशन सिंदूर था तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की सेना गिड़गड़ा रही थी, तो पीओके क्यों नहीं ले लिया। एक नैरेटिव बनवाया जाता है, सबको पता है कि इसके पीछे क्या है। दूसरी बात है, जो SC/ST का कल्याण होता था पहले, उनके साथ भेदभाव बहुत बढ़ गया 370 हटने से। जबकि बीजेपी उमर अहमद इलियासी के बयान को सही बता रही है और कह रही है कि जल्द पीओके भी हमारा होगा। भाई, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। पार्लियामेंट ने रिजोल्यूशन पास किया है और देर सवेर अपने हिस्से के कश्मीर को भी हम पाकिस्तान से छीनेंगे ही। और 370 के बाद सच में अमन चैन हो गया। जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा था 2019 में कि 370 हटने के बाद पूरे भारत में, पूरे कश्मीर में तनाव का माहौल है और लगातार पत्थरबाजी और बहुत तनाव है। पाकिस्तान ने अपने जो डॉक्ट्रिन था, यूएन में जो पेश किया था, उसमें इसको दिखाने का काम किया था कि किस तरीके से पाकिस्तान इस तरह की चीज़ों को कर रहा है। इलियासी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भी जल्द भारत में शामिल होने की बात कही। अब उनके ये बयान देश में एक बार फिर कश्मीर की चर्चा को हवा दे रहे हैं, जिस पर विपक्ष की ओर से राजनीति होना भी लाजमी है। आईपीएल 2026 का 8वां मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जिसे 6 विकेट से दिल्ली कैपिटल्स ने अपने नाम किया। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस को बल्लेबाजी का न्योता दिया। आईएमआई ने 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स लक्ष्य का पीछा करने उतरी और समीर रिजवी की शानदार पारी के दम पर जीत हासिल की। आईपीएल 2026 का 8वां मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जिसे 6 विकेट से अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स ने अपने नाम कर लिया। मैच की बात करें तो दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, जहां पर एमआई ने 20 ओवर्स में 6 विकेट्स के नुकसान पर 162 रन बनाए। हालांकि मुंबई इंडियंस की शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी। मुकेश कुमार ने पारी के तीसरे ही ओवर में रियान रिकेल्टन और तिलक वर्मा को आउट कर मुंबई को दबाव में डाल दिया, लेकिन रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए 40 गेंदों में 53 रनों की पार्टनरशिप की। रोहित शर्मा ने 26 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 35 रन बनाए। वहीं कप्तान सूर्या ने शानदार हाफ सेंचुरी लगाई। उन्होंने 36 गेंदों में 51 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल हैं।
आखिर में नमन धीर ने 28 रन बनाए और मिशेल सैंटनर ने 18 रन और कॉर्बिन बॉश ने 11 रन बनाकर टीम के स्कोर को 162 तक पहुंचाया। दिल्ली की ओर से मुकेश कुमार ने 2 विकेट, लुंगी नगीरी, अक्षर पटेल, विप्रज निगम और टी नटराजन ने एक एक विकेट निकाला। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स लक्ष्य का पीछा करने उतरी, जहां दिल्ली की शुरुआत भी बेहद निराशाजनक रही। पहले ही ओवर में केएल राहुल 1 रन और दूसरे ओवर में नीतीश राणा 0 रन पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद प्रथुम निशंका और समीर रिजवी के बीच 49 गेंदों में 66 रनों की पार्टनरशिप हुई। निशंका 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 44 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद समीर रिजवी ने डेविड मिलर के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों के बीच 39 गेंदों में 78 रनों की जबरदस्त पार्टनरशिप हुई। समीर रिजवी ने 51 गेंदों में 176 के स्ट्राइक रेट से 90 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 7 छक्के लगाए। मुंबई की ओर से दीपक चहर, मिशेल सैंटनर और कॉर्बिन बॉश ने एक एक विकेट निकाला। 6 विकेट से जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के अपनी पार्टी से मतभेद खुलकर सामने आए हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि राघव चड्ढा पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे हैं, तो राघव चड्ढा भी पार्टी के आरोपों का जवाब दे रहे हैं और अब इसे लेकर ही राजनीति गर्मा गई है। एनडीए नेता राघव चड्ढा को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है और कह रहे हैं कि केजरीवाल अच्छा काम करने वालों के खिलाफ रहते हैं। एनडीए केजरीवाल को यूज एंड थ्रो करने वाला नेता बता रहा है। आप और राघव चड्ढा में ठनी बीजेपी कांग्रेस केजरीवाल पर हमलावर। पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि राघव चड्ढा पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे हैं, तो वहीं राघव चड्ढा भी पार्टी के आरोपों का जवाब दे रहे हैं और अब इसे लेकर ही राजनीति गर्मा गई है। एनडीए के नेता राघव चड्ढा को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल अच्छा काम करने वालों के खिलाफ रहते हैं। एनडीए केजरीवाल को यूज एंड थ्रो करने वाला नेता बता रहा है। देखिए, केजरीवाल जी का रिकॉर्ड रहा है, मास्टर ऑफ यूज एंड थ्रो रहे हैं। कभी अन्ना हजारे जी के आंदोलन से वो उपजे थे, सामने आए थे और बाद में उन्हीं से किनारा कर लिया। जितने उनके पुराने साथी थे वो सब एक एक करके उनको छोड़ते चले गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने स्वार्थ की राजनीति से बाज नहीं आए। राघव चड्ढा मुझे लगता है उनके पार्टी के एक स्तंभ थे, फाउंडिंग मेंबर्स में थे, अब उनको भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। क्यों साहब? केजरीवाल पर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, इनका कहना है कि उस समय आप हमारे पक्ष में क्यों नहीं आए। तो क्या आदमी का भीतर का नैतिक बल नहीं होता है? कभी आम आदमी को ताकत देने के नाम पर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी आज पूरे तरीके से विपरीत धारा में बह रही है। चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो शाजिया इल्मी हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, सबने बारी बारी से उनको छोड़ा। लेकिन एक प्रमुख रणनीतिकार के तौर पर राघव चड्ढा उभरे और अब राघव चड्ढा और केजरीवाल की दूरियां भी बढ़ रही हैं। स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये जो विश्वास का संकट है वो आने वाले समय में एक गहरी टूट में भी बदल सकता है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब कपिल मिश्रा को हटाया गया था तो अरविंद के ये राघव चड्ढा हंस रहे थे। जब कुमार विश्वास को हटाया गया तब भी राघव चड्ढा हंस रहे थे। अब राघव चड्ढा को हटाया गया है तो बाकी लोग हंस रहे हैं। केजरीवाल तो भयानक कपटीवाल है ना, उनके मन के खिलाफ जो भी जाएगा वो वहाँ रह नहीं सकता है, वो कोई पार्टी तो है नहीं। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस भी केजरीवाल पर हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी में कोई नेता बोलने की अगर हिम्मत करे तो उसे निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। तो सजा तो मिलती है आम आदमी पार्टी में, कोई मजाल है कोई बोल दे। अब जो बोलने वाले थे, जो संस्थापक थे, चाहे प्रोफेसर आनंद हों या योगेंद्र यादव हों या साजिया अलमी हों, किरण बेदी हों और आशुतोष गुप्ता हों, जो वेटरन थे, वो कहाँ हैं?
संजय हेगड़े हैं, कहाँ हैं? जो बोला उसको निकाल फेंका इन्होंने। तो राघव चड्ढा कैसे अलग होकर बोल रहे थे, तो उसकी सजा तो उनको भुगतनी ही पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही एजेंट लगते हैं, वो चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो और चाहे राघव चड्ढा जी। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी अपने उपयोग के अनुसार किसी का पलड़ा ऊपर करती है, किसी का पलड़ा नीचे करती है। तो आज की डेट में जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि आप पार्टी वाले आपस में लड़ रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से आंख खोलकर और कान खोलकर देख और सुन लें। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी ही करा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बयान से स्पष्ट है। आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के मतभेद पर आपके नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि राघव पार्टी के साथ दिख ही नहीं रहे थे, तो फिर आखिर क्या होगा? जब पार्टी को फैसला करती है, अगर पार्टी किसी चीज पे बाइकआउट करती है, कोई वॉकआउट करती है, अगर कोई किसी पे साइन करने हैं, जो पार्टी का फैसला है उस पे साइन ना करो, तो पंजाब के मुद्दे ना उठाओ, तो ये बात जो सारी है उसको सोचना चाहिए। बिकॉज वो पंजाब के यहाँ के इंचार्ज वो भी रहे हैं, मतलब उन्होंने यहाँ पे लीड किया और सबको कहते थे कि जो बात करनी है पार्टी के अंदर करो, ठीक है जी, बाहर नहीं करनी है, और डिसिप्लिन में रहना है। जो पार्टी करती है वो लोगों से कहते थे कि हम लोगों को कहते थे भी आप क्यों नहीं करते हो, ये यू हैव टू डू इट। सो जो मतलब आई वुड से कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। बिल्कुल, वो देश की पार्लियामेंट में कंप्रोमाइज थे, उन्हें चाहिए था देश के प्रधानमंत्री के सामने बोलना चाहिए था, पंजाब के लोगों की बात करनी चाहिए थी, पंजाब के आरडीएफ के पैसे की बात करनी चाहिए थी, पंजाब को दरपेश जो समस्याएं उसकी बात करनी चाहिए थी। पूरा देश जानता है कि पंजाबियों के साथ, पंजाब के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा धोखा कर रही है। तो कम से कम उस धोखे के खिलाफ, उस षड्यंत्र के खिलाफ तो राघव चड्ढा जी को बोलना चाहिए। तो वो चुप क्यों रहे? ये उनके चुप रहने से पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज थे। अब सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से निकाले जाएंगे, फिर एक दूसरे पर तीखे आरोप भी लगाए जाएंगे। हालांकि बीजेपी, कांग्रेस मौके का फायदा उठाकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।